नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिशन एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में मैं अभिषेक आनंद गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो हेडिंग हमने लिखा है इतिहास के पूछे गए प्रश्न, तो इतिहास के जो पूछे गए प्रश्न है उसके हम अंक भार पर चर्चा करेंगे कि कितना कितना अंक जो है वो यहाँ से आया हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मैं एक विश्लेषण करूंगा किसका, इन प्रश्नों का, और साथ ही क्या हमारी बुक का। तो इस बुक की खासियत क्या है, ये बुक का चौथा संस्करण है, 4th संस्करण है, ठीक है। इसके अलावा ये जो भारत का इतिहास जो बुक है ये अभी का जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ तो उसके लिए तो उपयोगी है ही। इसके अलावा अभी जो आप मेंस देने वाले हो उसके लिए भी क्या है, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है, क्योंकि भारत का इतिहास जो है यहाँ से प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है उसको लेकर के क्या किया गया, इस प्रश्न को, इस पुस्तक को अपडेट किया गया। तो ये पुस्तक रही, ठीक है। इस पुस्तक की कुछ खासियतें मैं आपको कहूँ तो इस पुस्तक में हमने क्या किया है, यहाँ पर एक विश्लेषण डाला हुआ है। यहाँ पर देखिए एक विश्लेषण है, तो उसको क्या किया है, चैप्टर वाइज और प्रत्येक ईयर वाइज, यानी कि वर्षवार और कहना चाहिए बिंदुवार या कहना चाहिए अध्यायवार, हमने क्या कर दिया, इसको बांट दिया कि किसने किस किस अध्याय में कितने प्रश्न आए, कितने नंबर का उनमें वेटेज रहा, इसको लेकर के हमने क्या किया है, एक विश्लेषण तैयार कर दिया है आपके लिए। तो ये रहा, यहाँ हम क्या करेंगे, विषय वस्तु दिखाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ से देखेंगे आप 2012 से लेकर के 2021 तक के प्रश्न, यानी कि प्रश्न पत्रों का एनालिसिस यहाँ पर रखा हुआ है, और इस एनालिसिस के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से चैप्टर्स है जहाँ से प्रश्न कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, मतलब हर साल वहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक। और ऐसे कौन से एरिया है जहां पर इक्का दुक्का प्रश्न आते हैं लेकिन बड़े प्रश्न आ जाते हैं। तो इस तरह का विश्लेषण क्या है, इसको हमने तैयार किया, और ये विश्लेषण पूरा का पूरा आपको कहाँ मिल जाएगा, इस बुक के इस फ्रंट पेज में आपको ये बुक के साथ में मिल जाएगा। तो ये देखिए, इसके अलावा ये जो इसको विश्लेषण करेंगे तो हमारे पास एक निष्कर्ष आ जाएगा, और निष्कर्ष क्या आ जाएगा, निष्कर्ष ये आ जाएगा कि जो भी चीजें हम ये करने वाले हैं, निष्कर्ष ये निकलेगा कि एक चैप्टर ये है जहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, यहाँ से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर पहले प्रश्न आते थे अब नहीं आ रहे हैं। इस तरह का एक विश्लेषण आपके दिमाग में हो जाएगा, ताकि आप क्या करो, अगर यदि आप ऐसे विद्यार्थी हो, है ना, ऐसे मीन्स देने वाले स्टूडेंट हो जो क्या कर रहा है, इस बार प्रीलिम्स उसका निकल रहा है। जैसे आज ही मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो वो क्या है, आज ही देने वाला है, मतलब पहली बार ही देने वाला है। तो वैसे लोग थॉरो स्टडी तो नहीं कर सकते। थॉरो स्टडी मतलब वो पाषाण काल से शुरू करे, भारत के रियासतों के विलीनीकरण तक के पूरा का पूरा पढ़े। अब इतना करेगा तो बहुत सारा टाइम इसमें लग जाएगा। तो वैसे स्टडी में क्या कर सकता है, वो चयन आधारित परीक्षा, चयन आधारित पढ़ाई कर सकता है, यानी कहना चाहिए सिलेक्टिव स्टडी कर सकता है। तो कुछ चैप्टर्स देख लिए उसने कि यहाँ से यार प्रश्न आता ही आता है, और उसको विशेष रूप से तैयार कर लिया। तो कम समय में क्या होगा, ये विषय वस्तु जो है, इतिहास की इतनी वृहद विषय वस्तु है, उसको आप कम समय में तैयार कर पाओगे। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेंस दे रहे हो तब तो आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देखना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या करूंगा, इस विषय वस्तु का विश्लेषण करने के बाद इस पुस्तक पर भी मैं चर्चा करूंगा, जहां पर मैंने ऐसे कंटेंट्स डाले हुए हैं जो दूसरी पुस्तकों में नहीं मिलेगी। इसके अलावा इतिहास विषय के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि एक पुस्तक में सारी चीजें मिल ही नहीं पाती। तो कुछ प्राचीन का अलग खरीद रहे हैं, मध्य का अलग खरीद रहे हैं, आधुनिक का अलग खरीद रहे हैं, आधुनिक के 3-4 खरीद रहे हैं। इस तरह की जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी किससे, इस पुस्तक से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक करके मैं इसका विश्लेषण करना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले देखो, पाषाण काल है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काल है। हालांकि इस बार के प्रीलिम्स से इसने पूछना है, लेकिन पाषाण काल से देखोगे तो 2021, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12 किसी में एक प्रश्न भी नहीं आया पाषाण काल से। लेकिन इस बार के प्रीलिम्स में आया, और 2017 के प्रीलिम्स में एक बार पूछा हुआ था पाषाण काल से, ठीक है। उसके बाद पाषाण काल से क्वेश्चन नहीं दिखते हैं। इसके अलावा जो दूसरा चैप्टर है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये बड़ा काम का सभ्यता वाला टॉपिक है, क्योंकि देखो हर साल इसने क्या किया, 2 नंबर के प्रश्न बनाए, यानी 30 शब्द वाले प्रश्न बनाए। लेकिन 2020 में इसने क्या कर दिया था, तो 2020 में इसने इसको चेंज कर दिया, और 2020 में इसने क्या किया है, तो 2020 में इसने इसको 4 नंबर का पूछा हुआ था, लेकिन 21 में एक भी नहीं आया है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बड़े प्रश्नों की संभावना नहीं। अब यहाँ पर देखो 4 नंबर तक आ गया, मतलब ये 8 नंबर तक के जाने की इसकी संभावना है, और सिंधु घाटी सभ्यता से बड़े प्रश्न बनने की संभावना स्पष्ट रूप में नजर आती है। इसलिए आपको 100 शब्द और 175 वाले की तैयारी यहाँ पर करनी पड़ जाएगी। इसके अलावा आ जाओ तो वैदिक काल देखो, तो वैदिक काल का देखो 2 नंबर वाले पूछ चुका है, 8 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, ये पूछ ही रहा है। तो ये क्या है, ऐसा है जो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, इस टाइप का एरिया है इसका। लेकिन फिर भी ये 8 नंबर तक बढ़ चुका है, 175 आया हुआ नहीं है। एक विश्लेषण ये है। तो निष्कर्ष क्या निकाले, निष्कर्ष इसका ये निकलता है कि यहाँ पर 2 से 4 नंबर
के प्रश्न ज्यादातर बनने की संभावना यहाँ पर हमेशा होती है। इसके अलावा आ जाओ बौद्ध जैन। तो देखो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है ना जिसको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, बौद्ध और जैन को। तो बौद्ध जैन देखोगे तो यहाँ पर क्या है, बौद्ध जैन से लगभग हर साल पेपर आया हुआ है, मतलब इसका कोई ना कोई प्रश्न आया हुआ। इसको छोड़ दो तो 6 नंबर यहाँ से आया, इसके बाद 8 नंबर का आया, 2 नंबर और 8 नंबर, फिर 17 नंबर यहाँ पर 2019 में तो हद ही कर दिया, इससे बड़े बड़े प्रश्न पूछ लिए और यहाँ पर 17 नंबर का पूछा गया था। इसके अलावा 2 नंबर अभी आया हुआ है। मतलब ये जैन बौद्ध ऐसा टॉपिक है जो कोई भी ईयर आप तैयार करके जा रहे हो उसमें जैन बौद्ध की अच्छी से अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आया मगध साम्राज्य का उदय। यहाँ से 8 नंबर का इस बार उठा लिया भले ही प्रश्न, लेकिन यहाँ से देखोगे तो पहले 8 नंबर का उठाया था और अब 8 नंबर का उठाया हुआ है। मतलब यहाँ पर एक बात समझना कि देखो 2012 में क्या हुआ था, सिलेबस चेंज हुआ था और 2018 में सिलेबस चेंज हुआ है। तो 2012 में सिलेबस में ना इसी टॉपिक से क्या पूछा हुआ था, इस टॉपिक से एक प्रश्न बनाया था कि द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका क्या थी, ऐसे करके। तो जो द्वितीय नगरीकरण में लोहे की भूमिका है उस पर प्रश्न आए थे और ठीक इसी तरह का प्रश्न कहाँ देखने को मिला, 2021 में भी देखने को मिला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 2012 वाला जो पैटर्न है वो कहाँ है, 2018 के बाद से वो रिपीट होना शुरू हो गया, लेवल बढ़ने लग गए हैं क्वेश्चन के, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एनालिसिस यहाँ से हमको निकल करके आता है। इसके बाद देखो तो मौर्य साम्राज्य आ गया। ये ऐसा चैप्टर है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, लगातार यहाँ से भी प्रश्न आपको दिखाई देगा, लगातार पूछा हुआ है। हालांकि 18-19 में यहाँ दिखाई दिया नहीं क्वेश्चन, लेकिन बड़े बड़े प्रश्न ही यहाँ पर से आते हैं, 15 नंबर 17 नंबर 12 नंबर तक ही गया हुआ है। मतलब मौर्य साम्राज्य भी ऐसा टॉपिक है जिसको आपको डिटेल पढ़ करके जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आया मौर्योत्तर काल। तो देखो ये मौर्योत्तर काल में इस बार पहले एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया, लेकिन इस बार क्वेश्चन बनाया भी मौर्योत्तर काल में। तो उसने क्या किया, आउट ऑफ सिलेबस चीजें बनाया। मैं इसको थोड़ा बता रहा हूँ, तो सिलेबस आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बात पता चलेगा कि मौर्योत्तर काल में 2 टॉपिक रखा हुआ है सीजीपीएससी ने। एक टॉपिक कौन सा रखा है, शुंग काल रखा हुआ है, और दूसरा कौन सा रखा है, सातवाहन काल रखा हुआ है। तो शुंग काल और सातवाहन काल ये दोनों के दोनों इसमें शामिल है, लेकिन कुषाण साम्राज्य नहीं है। तो उसने क्या किया, 2021 में कुषाण साम्राज्य पर इसने क्वेश्चन पूछा 2 नंबर का कि कुषाण साम्राज्य का विस्तार बताइए। मतलब क्या, आउट ऑफ सिलेबस यहाँ से क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है, ठीक है। लेकिन मौर्योत्तर काल इसने कहीं पर लिखा नहीं है और कुषाण काल नहीं लिखा, इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ। लेकिन अगर मौर्योत्तर काल लिखता है तो फिर कहते हैं कि सिलेबस के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग गुप्त काल। ये भी ऐसा टॉपिक है, देखो 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 15 8 8 इतना लगातार इसमें क्या हुआ है, लगातार प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति आपको दिखाई देगी यहाँ पर भी। और गुप्त काल वाकई में इंपॉर्टेंट काल है, क्योंकि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल बोलते हैं और बहुत सारे विकास कहाँ दिखाई देते हैं हमको, वो गुप्त काल में ही दिखाई देते हैं, ठीक है। इसलिए आप ध्यान में रखना कि यहाँ पर आपको गुप्त काल ऐसा टॉपिक है जिसको छोड़ ही नहीं सकते, किसी भी ईयर में नहीं छोड़ सकते, ठीक है। चोल काल आ गया। अब देखो सब लोग डरते क्या है, भारत के इतिहास की तैयारी में लोग क्या डरते हैं कि यार दक्षिण भारत का राजवंश लिखा हुआ है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश ऐसा लिखा हुआ है सिलेबस में। तो ये जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश है आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ढेर सारे राजवंश है यहाँ पर, मतलब 13-14 राजवंश निकल जाएंगे, इतने सारे राजवंश। तो इतने राजवंश जो है यहाँ पर के, वहां से क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, तो ध्यान से देखोगे तो केवल चोल काल से यहाँ पर से क्वेश्चन आया हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी से नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि इन कालों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चोल काल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो पल्लव से क्वेश्चन नहीं आया, राजपूत से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है अभी तक के, है ना। चोल चेर पांड्य, चोल से आया लेकिन चेर और पांड्य से नहीं आया हुआ है ना। इस तरीके से यहाँ से नहीं दिखता क्वेश्चन, लेकिन चोल साम्राज्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी तैयारी कम है और समय नहीं है, दक्षिण भारत का आप नहीं तैयार कर पा रहे हो, तो आपको जिम्मेदारी क्या बनती है कि दक्षिण भारत के इतिहास में कम से कम आप चोल काल पढ़ करके जाओ। और चोल काल भी क्या, दोनों चोल काल ना, प्रथम चोल काल पढ़ना है जो संगम वंश वाला, और द्वितीय चोल भी पढ़ना है जो 850 ईस्वी के बाद का है। तो वो भी पढ़ना पड़ेगा, तब आप सीए बनेगा, ठीक। तो इसमें एक डर तो आपका खत्म हो गया कि यार दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो थोड़ा सा लेंदी टाइप का, उटपटांग से नाम है, उससे थोड़ा हम बच सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग चंदेल काल। तो देखो यहाँ पर से सिलेबस में आउट ऑफ सिलेबस इसको मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये बोलते नहीं बनता है। क्यों, इस टॉपिक के लिए नहीं बोलते बनता है, क्योंकि देखो राजपूत काल में हम क्या करते हैं, चंदेल काल पढ़ते हैं। तो चंदेल काल वही है जिन्होंने खजुराहो मंदिर बनवाए थे। तो चंदेल काल से क्या किया, एक क्वेश्चन बनाया हुआ है लिंगराज मंदिर पे, लिंगराज मंदिर नहीं, एक और कोई मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वहां पर से उसने कंदरिया महादेव मंदिर है, उस पर क्वेश्चन बनाया हुआ था। तो देखो कंदरिया महादेव मंदिर पर क्वेश्चन बनाया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन कौन सा है, ये कल्चर का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं कल्चरल स्टडीज पर भी चर्चा करूंगा कि कल्चरल स्टडीज पर कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो कल्चर से ये प्रश्न उठाया हुआ है, इसलिए एक अर्थ में इसको कह सकता हूं कि आउट ऑफ सिलेबस है, और एक अर्थ में कह सकता हूं कि ये कल्चर का क्वेश्चन है,
ठीक बात है। तो ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ नहीं आएगा तो वीडियो को आप दोबारा से देखिएगा, और अगर आप मेंस देने वाले, थोड़ी भी संभावना है मेंस देने की, इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। इसके बाद आते हैं अगला। तो अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत। ठीक, यहाँ से आ गए हम दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत यानी मध्यकाल आ गए, क्योंकि देखो पूर्व मध्यकाल सिलेबस में नहीं है ना। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का टाइम आ गया। अब दिल्ली सल्तनत का देखोगे तो पहले के सिलेबस में 2012 से लेकर के 2017 तक के सिलेबस में मध्यकाल था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। लेकिन 2018 में क्या किया, सीजीपीएससी ने मध्यकाल को जोड़ दिया, और उसी साल 2-2 नंबर का यहाँ पर दोनों काल से पूछा, यानी कि दिल्ली सल्तनत से भी पूछा और मुगल काल से भी पूछा, दोनों को बराबरी दी। लेकिन हुआ क्या, 2019 में उसने 10 नंबर का दिल्ली सल्तनत से पूछा, और 2020 में उसने 10 नंबर का कहाँ से पूछा, 2022 में। लेकिन हैरानी की बात है 2021 में एक भी नहीं पूछा, और मुगल काल के 2 नंबर का एक एक्स्ट्रा पूछा बस। ठीक है, तो यहाँ पर संभावना क्या बनती है, यहाँ पर बड़े प्रश्नों की संभावना है। तो देखो दिल्ली सल्तनत अपने आप में ना बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके अलावा उससे भी बड़ा चैप्टर कौन है, तो उससे बड़ा चैप्टर मुगल काल है, और इंपॉर्टेंट काल है। तो यहाँ पर युद्ध आदि से क्वेश्चन अभी तक के नहीं बने हैं, या युद्ध में विफलता के कारण से क्वेश्चन नहीं बने हैं, या अकबर की नीति को लेकर क्वेश्चन नहीं बने हैं, औरंगजेब की नीति को लेकर क्वेश्चन नहीं बना है, मुगल कालीन स्थापत्य को लेकर के क्वेश्चन नहीं बनाए गए हैं, साहित्य को लेकर नहीं बनाए गए हैं। तो इसमें ये बात समझ में आती है कि बड़े प्रश्नों की संभावना यहाँ पर है। तो आपको मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, यहाँ से जो बड़े चैप्टर्स हैं जहाँ से बड़े प्रश्न बनने की संभावना है, उनको आपको पढ़ करके जाना चाहिए। स्पष्ट रूप में दिखता है यहाँ पर प्रश्नों की संख्या बढ़ाएगा। ठीक, इसके बाद मैं आता हूँ सूफीवाद और भक्ति आंदोलन। तो देखो सूफीवाद पहले भी था, है ना, 2012 वाले में भी था, अब अभी 2021 तक के है। तो सूफीवाद इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी देखने को जहाँ मिलता है यहाँ पर 2-2 नंबर वाले प्रश्न, ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न देखने को मिलता है। तो 2 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक के प्रश्नों की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो फिर 100 शब्द का क्यों नहीं, क्योंकि देखो 100 शब्द तक के जाने के लिए कंटेंट चाहिए, और सूफीवाद में उतना बड़ा कंटेंट नहीं है कि आपको वहाँ पर बड़ा प्रश्न बनाए। हाँ, ये है कि सूफीवाद के साथ मिला करके भक्ति आंदोलन को मिला दे और बड़ा प्रश्न बनाए, इसकी संभावना आप देख सकते हो भले ही। ठीक है, तो ध्यान में रखना यहाँ पर कि भक्ति आंदोलन, यहाँ पर सूफी आंदोलन छोटे प्रश्नों की दृष्टि से एक आध बार पढ़ने से भी कवर हो जाता है ये। और भक्ति आंदोलन कैसा है, तो भक्ति आंदोलन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि 15 नंबर का एक बार पूछा, 2 नंबर का पूछा, 8 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर। कहना चाहिए कि 8 नंबर से 10 नंबर तक का एवरेज इसका दिखाई देता ही देता है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको भक्ति आंदोलन को डिटेल्ड में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर रहा है, पहले तो भक्ति आंदोलन को योगदान बताइए, भक्ति की प्रवृत्ति बताइए, भक्ति का अर्थ बताइए, इस तरह के क्वेश्चन होते थे। या कई बार क्या होते, उपमा आधारित क्वेश्चन होते थे। एक क्वेश्चन उसने पूछा था कि भक्ति आंदोलन वह पौधा है जो प्राचीन काल में क्या हुआ, जन्म लिया, और मध्य काल में उसने क्या किया, उत्फुल्लित हुआ, प्रफुल्लित हुआ। इस तरह के उपमा आधारित प्रश्न होते थे पहले, 2017 में आया था एक बार। लेकिन अब जो प्रश्न है वो कैसे है, ज्यादातर एनालिटिकल है और संतों के योगदान पर क्वेश्चन, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु, उनका भक्ति आंदोलन में क्या योगदान है, इस पर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भक्ति आंदोलन में। तो ये परमानेंट चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे जैन बौद्ध है ना, वैसे भक्ति आंदोलन भी। इसके बाद आता हूं मैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये है विजयनगर। विजयनगर ऐसा चैप्टर है जहां से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं भक्ति आंदोलन के बाद विजयनगर। तो विजयनगर से देखोगे तो पहले क्या होता था, 2-2 नंबर के प्रश्न दिखाई दिए, लेकिन 2028 सिलेबस चेंज होने के बाद से बड़े प्रश्न दिखने लग गए हैं, बड़े प्रश्नों की संख्या दिखाई देती है। तो आपको क्या करना है, बड़े प्रश्न की तैयारी यहाँ पर विजयनगर में स्पष्ट तौर पर रखनी है। खासकर सामाजिक इतिहास, इसका आर्थिक इतिहास से अभी तक नहीं आया है, लेकिन सामाजिक स्तर पूछ चुका है तो आर्थिक इतिहास भी आएगा, और विजयनगर के पतन के कारण पर भी प्रश्न आ चुका है, तो वहां पर से भी प्रश्न आने की संभावना आपको स्पष्ट तौर पर दिखेगी। और विजयनगर साम्राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें से, क्योंकि लगातार क्वेश्चन दिखते हैं, प्रीलिम में भी दिखता है ये। इसके अलावा देखो क्षेत्रीय भाषा साहित्य, ये सबसे ज्यादा इग्नोरेबल है। 2018 में इसने एक बड़ा क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा था, और आगे चल करके 2014 में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा। इसके बाद इसको पूरा का पूरा क्या कर दिया, इसने इसको साइड कर दिया। इसका कारण मैं क्या समझता हूँ, इसका कारण मैं ये समझता हूँ क्योंकि हिंदी साहित्य को बड़ी मात्रा में जोड़ा हुआ है। हिंदी का जो सिलेबस उसको बढ़ा कर दिया कब, 2018 में। तो 2018 में जब हिंदी का सिलेबस बड़ा किया तो क्षेत्रीय भाषा साहित्य जो है, इससे प्रश्न पूछने की संभावना कम हो गई। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप हिंदी में पूछ रहे हो तो यहाँ पर आपको पूछना थोड़ा शोभा नहीं देता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कम हो गई है, अगर इग्नोर करके चले तब भी चल जाएगा, ऐसा है। इसके बाद देखो यहाँ से, तो इसके बाद मराठा काल आ गया।
तो मराठा काल जो है ये 2 नंबर का एक बार आया हुआ था, 15 में 20 नंबर का आया, फिर उसके बाद 10 नंबर का, 18 में 4 नंबर का और 2 नंबर का यहाँ पर दिखाई दिया मराठा। तो मराठा जो है क्वेश्चन ये बिल्कुल दक्षिण भारत के इतिहास के जैसा है। तो दक्षिण भारत के इतिहास में लोग परेशान रहते हैं, ढेर सारे राजाओं की संख्या है, मंदिरों की संख्या है, इससे परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर किससे परेशान रहते हैं, ढेर प्रकार की संधि है, किसके किसके बीच में संधि हुई। और इस बार संधि का 1-2 नंबर का क्वेश्चन बना लिया था, उसने कहा था कि सूरत की संधि के बारे में बताइए। ठीक है, तो ऐसी ढेर सारी संधियां आपको क्या मिलेंगी, देखने को यहाँ पर मिल जाएगी मराठा में, इसलिए थोड़ा सा लेंदी है। तो मैं कहूँगा कि इसमें शिवाजी के योगदान पर, पेशवाओं के योगदान पर, महत्वपूर्ण युद्धों को कम से कम आपको इसको पढ़ना चाहिए, तो आपका काम चलेगा मराठा काल में। ठीक है, इसके बाद फिर आता हूँ, ये परमानेंट चैप्टर नहीं है, कई बार इग्नोर होता है, लेकिन ये है कि आपके पास टाइम है तो पढ़िएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध में 2-2 बार क्वेश्चन आ चुका है कर्नाटक युद्ध में, है ना। और ये जो है टॉपिक बहुत ही ईजी है, अगर आप थोड़े समय लगाओगे, कम से कम इसमें आधा घंटा भी इसको अगर पढ़ोगे, कर्नाटक युद्ध की कहानी देख लोगे, तो आप लिखने के काबिल बन जाओगे, इतने सरल प्रश्न इसमें होते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आया, वो है उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद के 3 चरण मैं पढ़ाता हूँ, 3 चरण इस पुस्तक में भी है ना, इस 3 चरण इसमें भी है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका, उपनिवेशवाद। तो पहला चरण को बोलते हैं क्या, व्यावसायिक चरण, दूसरे को हम बोलते हैं औद्योगिक चरण, और तीसरे को बोलते हैं वित्तीय चरण। तो 3 चरणों में क्या है, उपनिवेशवाद बटा हुआ है। तो व्यावसायिक चरण का जो यहाँ पर क्वेश्चन बनाया था, 4 नंबर का एक बार क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन दिखाई देता है, और इधर भी 2 नंबर का क्वेश्चन दिखाई देता है। तो उपनिवेशवाद का व्यावसायिक चरण बहुत कठिन नहीं है, मतलब बहुत इजीली तरीके से समझा जा सकता है, इसलिए वहां पर से छोटे प्रश्न वहां पर दिखाई देते हैं ज्यादातर, और बड़ी चीजें वहां पर कम दिखाई देती है। जैसे 4 नंबर का पूछा हुआ है, ये भी क्या है, घेरे की नीति से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जो घेरे की नीति है वो बहुत बड़ा तो है नहीं समझाने के लिए, लेकिन 100 शब्द मैक्सिमम आपको समझाते हुए बनेगा, उससे ज्यादा खिंचाता नहीं है। लेकिन खींचने वाले और भी खींच सकते हैं इतिहास के ज्ञाता लोग, लेकिन फिर भी ये बात है कि यहाँ से बड़े प्रश्न की संभावना कम दिखाई देती है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ 4 से 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पर से आता है। तो उपनिवेशवाद के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चरणों को आप ढेर सारा इसको पढ़िए, तब फायदेमंद है। इसके बाद आता हूँ उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण। ये व्यावसायिक चरण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा मात्रा में प्रश्न दिखाई देते हैं। एक बार तो इसने 2017 में ढेर सारा 38 नंबर का ही पूछ दिया था, यानी अलग अलग फॉर्मेट में 2 नंबर 4 नंबर वगैरह मिला करके 38 मार्क्स का इसने क्वेश्चन पूछा। तो मैंने सोचा कि उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण इतना बड़ा है इसलिए पूछा होगा, लेकिन इसका जो दूसरा कारण वो ये है कि औद्योगिक चरण को समझोगे, इसके बाद ही क्या होता है, वित्तीय चरण शुरू होता है, और औद्योगिक चरण के बाद ही क्या होता है, भारत में उपनिवेशवाद की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। कहने का मतलब है कि उपनिवेशवाद के अगेंस्ट जो प्रतिक्रिया उसका नाम है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद की प्रमुख घटनाएं यही से समझ में आती हैं, और उपनिवेशवाद में औपनिवेशिक चरण को आप ढेर सारा अच्छा से समझोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, तो आपको राष्ट्रवाद समझ में आएगा। इसलिए मेरे को लगता है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको इस पुस्तक से इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने औद्योगिक चरण की सारी प्रवृत्तियाँ, कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ, इस काल के साम्राज्यवादी प्रसार की प्रवृत्ति, वो मैंने पूरा डिटेल इसमें पढ़ाया बताया। इसके बाद ऋणग्रस्तता क्या होती है, विऔद्योगिकरण क्या होता है, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन क्या है, प्राच्यवाद क्या है, उदारवाद क्या है, उपयोगितावाद क्या है, इस पर डिटेल चर्चा की है। इसके अलावा अगर आप युद्धों का देखोगे तो युद्धों में भी मैंने गवर्नर जनरल्स के क्या क्या नीतियां रही हैं, जैसे कि इसमें एक नीति अभी अफगानिस्तान के कारण हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध हो गई थी, अफगानी नीति जो अंग्रेजों ने अपनाई थी अफगानिस्तान के विषय में। तो उसी तरह की नीति हमारे यहाँ भी एक बोलते हैं अग्र प्रसार की नीति, वो भी मैंने इसमें डाल करके दिया हुआ है, ताकि आपको इंटरनेशनल इश्यूज भी आपको वहां पर क्लियर हो जाए। इसलिए क्या होगा, आपको ये बुक पढ़नी चाहिए और औद्योगिक चरण को डिटेल में पढ़ना चाहिए, एकदम डिटेल में। तो आधुनिक भारत के प्रश्न आपसे बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है, इसके बाद आता हूं मैं बंगाल राज्य। ठीक है, तो बंगाल राज्य से एक बार 2 नंबर का, एक बार 4 नंबर का पूछा था। बंगाल राज्य में वही है कि प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध और बंगाल और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच संबंध इतने जटिल क्यों थे, उसको लेकर के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर 2-3 चीजें आप देखोगे चल जाएगा, युद्ध देख लेना और दोनों के बीच संबंध देख लेना, उससे काम चल जाएगा। फिर आता है पुनर्जागरण काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट काल है, यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर बड़े प्रश्न बनाए जाते हैं। और पुनर्जागरण काल में ध्यान में रखना कि सभी के योगदान पढ़ना है आपको, चाहे राजा राम मोहन रॉय का हो, चाहे वो MG रानाडे का हो, चाहे वो
स्वामी विवेकानंद का हो, चाहे दयानंद सरस्वती का हो, चाहे बहावी आंदोलन हो, चाहे सैयद अहमद खान का आंदोलन हो, तो सारे आंदोलन इसमें मैंने एक जगह पर डाल रखा हुआ है। यहाँ पर दलित आंदोलन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वैसे, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर का योगदान या महात्मा ज्योतिबा फूले उनका योगदान, इस तरह के प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे पुनर्जागरण काल में। तो आपको क्या करना है, महापुरुषों की जीवनी भी यहाँ पर थोड़ी सी पढ़ लेनी चाहिए, ताकि आपको क्या करने बने, इस क्वेश्चन को हल करते बने अच्छे से। और ये परमानेंट चैप्टर है, ध्यान में रखना, ये पढ़ना ही पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते आधुनिक भारत में। इसके बाद आया विद्रोह वाला काल। तो देखो ये विद्रोह वाला जो काल है ये भी थोड़ा सा लेंदी है, क्यों मैं ऐसा बोलूंगा, लेकिन क्वेश्चन लगातार दिख रहे थे, अभी 4 साल से क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं इसके। तो इसमें खास बात क्या है कि विद्रोह वाले में ऐसा होता है कि 1857 के क्रांति के पहले के विद्रोह और क्रांति के बाद के विद्रोह, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्या हुआ था, उड़ीसा को लेकर के विवाद था, इस बार गंजाम विद्रोह पूछा हुआ था, और उससे पहले पाइका विद्रोह भी उसने पूछा हुआ था। तो कहने का मतलब है कि ये जो विद्रोह वाला चैप्टर है ये करंट आधारित होता है। अगर किसी समसामयिक विवाद में कोई विद्रोह आ चुका है किसी राज्य का, तो वहां से प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो थोड़ा सा करंट में टच रहिएगा तो ये विद्रोह वाला टॉपिक आपका निकल जाएगा। जैसे अभी मैं इस बार का बता रहा हूँ कि एक कूका विद्रोह जो है ना, कूका विद्रोह जो पंजाब में हुआ था, कूका विद्रोह, वो इस बार क्या है, समसामयिक में चर्चा में है। तो आप क्या कर सकते हो, विद्रोह में कूका विद्रोह को जरूर पढ़ करके जाना। इसके बाद आता हूँ 1857 की क्रांति। ये अभी इग्नोरेबल हो गया, पहले यहाँ से लगातार 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर तक के क्वेश्चन दिखते थे, लेकिन अभी 2 नंबर 4 नंबर का ही दिखता है इस पे। तो मैं कहूँगा 1857 की क्रांति इजी चैप्टर है, लेकिन आपको इसके क्रांति के स्वरूप को लेकर के बड़ा इसमें गहरे तरीके से पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रांति का जो स्वरूप वाला मामला है, वो क्रांति का स्वरूप जो है जटिलता रखता है। कोई अलग कहता है, कोई अलग कहता है, कोई अलग कहता है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर मत रखते हैं। इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1857 की क्रांति का स्वरूप वगैरह या विश्लेषणात्मक चीजें आपको ज्यादा पढ़नी चाहिए। पहले क्या होता था, योगदान ही पूछा जाता कि बख्त खान का योगदान क्या था, बेगम हजरत महल का योगदान क्या था, लियाकत अली का योगदान क्या था, इस तरीके के क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब ऐसी प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती है, तो आप इसमें थोड़ा सा विश्लेषण आधार पर पढ़ना। इसके बाद आखिरी हमारा इसका देखते हैं विश्लेषण का। तो यहाँ पर आगे हम लोग राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ से क्वेश्चन पहले दिखाई दिया था 14 से लेकर के 16 तक, लेकिन इसके बाद बिल्कुल नील है, ठीक है। लेकिन चूंकि भारत में भी अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूमिका को लेकर के विवाद लगातार आते रहता है राजनीतिक क्षेत्रों में, और हमारे छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 अवधारणाएं, एक सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा, एक तड़ित चालक की अवधारणा, ये दोनों आपको पढ़ लेना चाहिए, उससे काम मैं समझता हूँ कि चल जाएगा। इसके अलावा से पूर्व स्थापित संस्थाएं, चाहे इंडियन एसोसिएशन हो या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो, ऐसे कुछ एसोसिएशन है, उनके विषय में आप जान सकते हो, और मैंने इस बुक में डिटेल में इसको दे दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो जरा, इसके बाद देखो तो ये है स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन, यहां पर से एक बार 8 नंबर का प्रश्न 2020 में दिखा हुआ था। तो आंदोलनों से क्वेश्चन तो आ रहे हैं, लेकिन आंदोलन में महात्मा गांधी वाले क्वेश्चन देखो, ये गांधीवादी क्वेश्चन है, गांधीवादी आंदोलन। तो लगातार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 4, 8, 8, 4, 20, 15, 6 और 17। तो गांधीवादी आंदोलन से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलता है, किसकी तुलना में, अन्य आंदोलनों की तुलना में। जैसे कि देखो ये स्वदेशी आंदोलन है, होम रूल आंदोलन है, यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन है, इनमें से आपको क्वेश्चन कम दिखाई देगा। लेकिन जो गांधीवादी आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन को मैंने इसलिए अलग रखा है कि महात्मा गांधी ने नेतृत्व वहां पर नहीं किया था। तो महात्मा गांधी ने नेतृत्व कहां कहां किया, तो मुश्किल से 5 एरिया देखोगे, कौन कौन सा, तो चंपारण देखोगे, खेड़ा देखोगे, और इसके अलावा अहमदाबाद आंदोलन। इसके अलावा आपको 2 चीजें और देखनी पड़ेंगी इसमें, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। 6 हो गए लगभग कहना चाहिए। तो ये 6 महात्मा गांधी के गांधीवादी आंदोलन है, इस पर आपको ध्यान रख करके पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। इसकी तुलना में क्या है, तो यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन बहुत कम प्रश्न दिखेगा, और होम रूल आंदोलन में कम प्रश्न दिखेगा, भारत छोड़ो आंदोलन में कम प्रश्न दिखेगा। तो यहाँ पर एक एनालिसिस ये निकलता है कि गांधीवादी आंदोलन को डिटेल रूप में पढ़कर जाना है, इसको हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन, थोड़ी जानकारी रखना, विस्तार को जान लेना ज्यादा अच्छा है। गदर पार्टी, यहाँ से एक ही बार क्वेश्चन दिखा हुआ था 16 नंबर का, 2 क्वेश्चन उठा लिए थे इसने गदर पार्टी से, इसलिए इसमें दिखाई देता है, बाकी इग्नोरेबल टॉपिक है ये। इसके अलावा कामागाटा मारू प्रकरण, ये 30 शब्द 60 शब्द से ज्यादा यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए एक आध बार इसमें बनाया हुआ है। होम रूल आंदोलन, इस पे एक बार दिखा हुआ था, तो एक 8 और 4 का दिखा हुआ था होम रूल आंदोलन पे, ठीक है। तो ये होम रूल आंदोलन इसलिए उस टाइम पे आया था कि महाराष्ट्र में उस बार बाल गंगाधर तिलक को लेकर के कुछ जयंती या ऐसा कुछ मनाया गया था बड़े भव्य रूप में, इसलिए वहां से क्वेश्चन
आ गए थे, बाकी ये करंट बेस्ड है, समझ रहे हो ना, ये करंट है, ये करंट है, ये करंट है, ये करंट में अगर विवाद चला है किसी कारण से 1-2 साल के अंदर तो वहाँ क्वेश्चन बनते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ रही थी, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दिए थे, यहाँ पर दिखाई दिया था 2020 में, और फिर 2 नंबर वगैरह का ही दिखाई दिया है। तो ये भी इग्नोरेबल टॉपिक है, लेकिन ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन को आपको थोड़ा सा डाइवर्सिटी में पढ़ना चाहिए, अलग अलग एरिया में कैसा भारत छोड़ो आंदोलन रहा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत थोड़ा जिक्र होता है। तो मैंने क्या किया, इग्नू और NIOS की बुक से इसमें कंटेंट डाल दिए है भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के, ढेर सारा इसमें कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर आ रहा हूँ मैं आज़ाद हिंद फौज। तो देखो आज़ाद हिंद फौज में 40 नंबर का पूछा गया था 2014 में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी। इस टाइम पर क्या हुआ था, तो यहाँ पर एक बात ये है आपको ध्यान में रखनी है, 40 नंबर का क्वेश्चन पुराने पैटर्न में आता था, एक ही क्वेश्चन आता था और उसमें बताया हुआ था आज़ाद हिंद फौज, उनका योगदान, उनका लक्ष्य और रेड फोर्ट ट्रायल क्या हुआ था, ये सब उस पर क्वेश्चन उसने पूछा था। लेकिन उसके बाद बिल्कुल इग्नोरेबल है ये, देखो यहाँ पर से। लेकिन फिर भी क्या है, इस बार सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति स्थापित की गई है, तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की गई है संसद मेरे ख्याल से इंडिया गेट के आसपास ये स्थापित की गई है, तो इसलिए यहाँ पर एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में। ठीक, लेकिन फिर भी करंट बेस्ड है। भारत विभाजन ये पूरा करंट बेस्ड टॉपिक है, लेकिन पहले बड़े प्रश्न देखने को हमको मिले थे, लेकिन करंट में आएगा ये। इसके बाद देशी रियासतों का विलय, ये भी करंट टॉपिक है, एक बार 8 नंबर का बनाया हुआ था, बाकी नहीं है। समाचार पत्र अगर कोई विवाद में है तो एक बार 2 नंबर का उठाया हुआ था। और कुछ अन्य टॉपिक, कुछ ऐसे टॉपिक जैसे इल्बर्ट शिक्षा बिल विवाद, इसको लेकर के था। इसके अलावा एक बार कारखाना अधिनियम पूछ लिया था। तो ये बिल्कुल अलग टाइप का प्रश्न है, जो कई बार क्या होता है कि लगता है कि यार कहाँ से उठाया हुआ है, जो ट्रेसेबल नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी कारखाना अधिनियम भी मैंने इसमें डाला हुआ है बुक में। इसके अलावा मैंने इल्बर्ट बिल विवाद शिक्षा के लेकर के क्या प्रसार हुआ है उसका डिटेल भी मैंने डाला है। आर्थिक स्थिति भारत की क्या रही है, एक आर्थिक समीक्षा भी इसमें प्रस्तुत की है। ठीक है, तो इतना सारा एनालिसिस मैंने बता दिया, इस वीडियो के आधार पर उस एनालिसिस को आप निकाल लीजिए। ठीक है, उसका एक क्या करिए, क्रक्स बनाइए। ठीक है, और क्रक्स बना करके आपको क्या करना है, क्रक्स बना करके आपको इसको तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आ जाता हूं कहां पर मैं आ जाता हूं इस बुक के एनालिसिस पे। ठीक है, इस बुक का एनालिसिस हमको करना है। ठीक, तो इस बुक का एनालिसिस करते हुए मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, तो वो है कल्चरल स्टडीज। कल्चरल स्टडीज, ठीक है, तो कल्चरल स्टडीज को थोड़ा सा समझ लो। कल्चरल स्टडीज होता क्या है, कल्चरल स्टडीज में क्या करते हैं कि केवल इतिहास से प्रश्न नहीं पूछते, वहाँ पर इतिहास के साथ क्या कर देंगे, इतिहास के साथ भूगोल को भी मिला देंगे, भूगोल के साथ किसके को मिला देंगे, संविधान को मिला देंगे, और संविधान के साथ किसको मिला देंगे, लोक कला संस्कृति को मिला देंगे। ठीक है, इसके साथ किसको मिला देंगे, दर्शन को मिला देंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये एक मिक्सअप वाला क्वेश्चन बनाते हैं। जो मैंने कहा था अभी चंदेल काल का एक मंदिर था, है ना, उस मंदिर को मैंने बताया, है ना, वो मंदिर कहाँ से आया, एक्चुअल में वो कल्चरल स्टडीज का क्वेश्चन है। तो कल्चरल स्टडीज की तरफ यूपीएससी है, ठीक है, ध्यान रखना, वो यूपीएससी है। तो यूपीएससी की तरफ क्या है, सीजीपीएससी प्रवाह कर रहा है। ये स्पष्ट रूप में पता कहाँ चलता है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आप जा करके देखोगे तो प्रीलिम्स इस बार के भी जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं 2022 या 23 वाले जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो भी क्या है, कल्चरल स्टडीज पर आधारित क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया, इस बुक को पूरा अपडेट किया है, किसके आधार पर, कल्चरल स्टडीज के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना चाहिए या कहना चाहिए इग्नोरेबल नहीं है इस बुक से, वो बुक को कौन कौन से टॉपिक है, भारत में ऋणग्रस्तता, अकाल की समस्या, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, उपयोगितावाद और उदारवाद और प्राच्यवाद, ये आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा नस्ल भेद नीति, सांप्रदायिक नीति, भारत का विभाजन, और इसके अलावा घेरे की नीति और सांप्रदायिक प्रसार का नीति, और 2 टॉपिक और भी हैं। इसमें से एक टॉपिक जो है वो शिक्षा को लेकर के योगदान है, ब्रिटिशर्स का क्या क्या योगदान था उसको लेकर के, और वो एक आर्थिक समीक्षा जो मैंने प्रस्तुत करी है वो। और इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो भारत के इतिहास पर, ये मैं लिख भी दे रहा हूँ, भारत के इतिहास पर भूगोल का प्रभाव, भूगोल का प्रभाव, ये मैंने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर पर ही इसको डाला हुआ है। ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्या कर रहा है, भारत के इतिहास और भूगोल को दोनों को मिक्सअप करके ये कल्चरल स्टडीज के क्वेश्चन ज़्यादातर बना रहा है। ठीक है, जैसे आप उदयगिरी के पहाड़ और एक था हाथी गुम्फा अभिलेख, इन दोनों को मिला करके क्वेश्चन एक बार बनाया हुआ था, जो प्रीलिम्स में बनाया हुआ वो देखा होगा आपने। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल।
ठीक है, तो आपको आशा कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा, आपको बहुत सारी ऐसी नई जानकारी मिली होगी, बहुत सारा नया विश्लेषण मिला होगा और आपको एक दृष्टि निर्मित होगी कि कैसे मेंस की तैयारी की जाए और कैसे इतिहास जैसे मैं कहूँगा एक लेंदी विषय को या एक बड़े भारी विषय को हम कम समय में तैयार कर पाएँ और कम समय में अच्छे नोट्स के साथ हम तैयार कर पाएँ। ये आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। ठीक है, तो अपने जो भी व्यू होंगे वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।